नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। आज हम सफलता सीरीज की एक वीडियो लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से। यहाँ पर इस वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारी अभ्यास सीरीज तो चल ही रही है, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है सामान्य अध्ययन जीएस, वहां पे प्राचीन इतिहास में गुप्त काल का एक टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी गुप्त काल से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पिछली बार प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहले हम उन प्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये अंदाजा लग सके कि पहले कैसे प्रश्न आए थे, और उसी के तर्ज पर और जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस फ्रेम करके हम लोग आज गुप्त काल को पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा पूरी तरीके से सही हो। एलिमिनेशन टेक्निक्स भी यहाँ पर हम जानेंगे जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। ये जो पहला प्रश्न है ये प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत में गुप्त वंश की अवधि के संदर्भ में घंटसला, कडूरा, चौल को किस रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर ये तीन अजीब से शब्द दिए हैं और एकदम से पूछ लिया कि इन्हें क्या बोलते थे। तो यहाँ पर हमको चार विकल्प भी दिए। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो आपको यहाँ पे तीन शब्द दिख रहे हैं, ये हिस्ट्री में नहीं है, ये हिस्ट्री की जो मतलब एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो हिस्ट्री की अदर बुक्स हैं जैसे अल बशम और ये सब, वहां पर दिया गया है, तो वहां से ये क्वेश्चन पिकअप किया था। तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया। चलिए यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं। विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट कला, पत्थर कला और वास्तुकला के स्थान, महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल। तो अगर राजधानियां होंगी तो उनका नाम घंटसला तो नहीं होगा, कडूरा तो नहीं होगा, पत्थर कला और वास्तुकला के भी ऐसे कोई नाम आज तक सुने नहीं गए हैं, और बौद्ध तीर्थ स्थल होते तो उनके नाम भी अलग ही हैं। जैसे हम बात करें कि सांची स्तूप है, जहाँ पे सांची है वहां पर है, और भी बहुत सारी जगह हैं, तो वो सारे के सारे नाम बिल्कुल अलग हैं। तो बचा सिर्फ एक विकल्प, यानी विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। तो यहाँ पर हम इसको गैस वर्क से भी सही कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इन तीनों शब्दों के बारे में और जानते हैं। थोड़ा सा गैस वर्क आप कर सकते हो, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं पता और नामों से थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया लग रहा है, तो प्रैक्टिस के साथ आपका गैस वर्क और एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस सही होने के चांसेस प्रीलिम्स में बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, इनका अर्थ जो निकलता है ना, वही विकल्प में इनका उत्तर होता है। तो थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश की शांत दिमाग से, तो जरूर ये प्रश्न का उत्तर आप सही कर दोगे। तो गुप्त काल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार फलता फूलता था। पश्चिमी भारत में कल्याण, चौल, ब्रोच, कैम्बे के बंदरगाहों के माध्यम से रोमन साम्राज्य की संपत्ति भारत पहुंची। आंध्र प्रदेश में बंदरगाह कडूरा और घंटसला थे। कावेरी पट्टनम, टोंडाई, पांडे क्षेत्र के बंदरगाह थे। तो इस प्रकार से अलग अलग बंदरगाहों के यहाँ पर नाम बताए गए, इसलिए हमारा सही उत्तर विकल्प ए हमने देखा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है। गुप्त काल में भारत में जबरन मजदूरी विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विष्टि जो है, जबरन मजदूरी यहाँ पे करवाई जाती थी, तो उसके बारे में पूछा है। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत, लोगों द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में पूरी तरीके से अनुपस्थित था। बंधुआ मजदूर साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था। मजदूर के सबसे बड़े बेटे को बंधुआ मजदूर के रूप में भेजा जाता था। तो ये जो कुछ कथन है जिनको देखकर लग रहा है कि ये क्या सही है। जैसे दो जो देश थे वहां पे ये बिल्कुल अनुपस्थित था। अगर कोई पूरा साम्राज्य है तो वहां पर पूरा एक ही राजा का राज चलेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 क्षेत्रों में ये अनुपस्थित हो और बाकी सगे उपस्थित हो। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बंधुआ मजदूर साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था। अब अगर कोई बंधुआ मजदूरी ही कर रहा है
उसको मजदूर मतलब बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि जिसको सैलरी नहीं दी जाती, तो उसको कैसी भी मजदूरी देने का कोई हकदार नहीं होता है, इसको कोई सैलरी या वेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। मजदूर का सबसे बड़े बेटे को बंधुआ मजदूर के रूप में भेजा जाता था। जरूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही जाए, कोई भी जा सकता था। एक परिवार से एक बंधुआ मजदूर जा सकता है, तो ये भी थोड़ा गलत लग रहा है। तो इसमें एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये उत्तर बिल्कुल सही लग रहा है कि राज्य के लिए आय का स्रोत था, क्योंकि ये जबरन मजदूरी करवाते थे, तो हो सकता है कि आय का एक स्रोत बने। लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक प्रकार का कर था, यानी लोग अपना कर बंधुआ मजदूरी करके विष्टि करके जो है चुकाते थे। तो अगर हम थोड़ा सा गैस वर्क भी करें तो इस हिसाब से हम इसको सही कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और विष्टि के बारे में और जानते हैं। गुप्त काल में विष्टि और बंधुआ मजदूर राज्य के लिए आय का एक स्रोत बन गया और इसे लोगों द्वारा भुगतान किए गए एक प्रकार के कराधान के रूप में देखा गया। विष्टि को कर की एवज में बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, इसलिए वह साप्ताहिक मजदूरी का हकदार नहीं था। इसलिए हमारा विकल्प बी भी गलत हो गया था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोलता है, गुप्त काल के दौरान प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर कोई भी शासन काल है तो वहां पर जो प्रशासन है, अर्थव्यवस्था है, उनके बारे में जरूर सब कुछ याद रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने ये प्रश्न यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए फ्रेम किया है। इसका पहला कथन बोलता है, राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। भुक्ति और विषय क्रमशः उपारिका और विषय यति की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक इकाइयां थी। विषय को आगे विधि और गांव में विभाजित किया गया था और गांव सबसे छोटी इकाई थी। तो गांव तो सबसे छोटी इकाई होती है, ये बिल्कुल सही है। भुक्ति और विषय प्रांत संभाग क्रमशः उपारिका और विषययति की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक इकाइयां थी, ये हम जरूर याद करेंगे तभी सही कर सकते हैं। और राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अगर राजा होता है तो उसे मंत्री परिषद की सहायता मिलती है। हमसे यहाँ कौन सा कथन सही है ये पूछा है, हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो गया विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं प्रशासन के बारे में। राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, ये हमने जाना। और भुक्ति और विषय क्रमशः उपारिका और विषययति की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक इकाइयां थी, ये भी बिल्कुल सही हो गया था। विषय को वीथी और गांव में विभाजित किया गया था और गांव सबसे छोटी इकाई थी और नौकरशाही मौर्य की तरह विस्तृत नहीं थी, ये बिल्कुल अच्छे से याद रख ले। हालांकि गुप्त काल जो है वो हमारा जो प्राचीन भारत था उसका स्वर्ण काल माना जाता है, यानी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन जो नौकरशाही थी, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो मौर्य काल की बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उस समय पे चाणक्य जो थे वो नीति निर्देशक थे और उनके अंदर जो है ये मौर्य काल की जो नौकरशाही थी वो सबसे विस्तृत थी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोलता है, प्राचीन भारत में गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये हमने कुछ शब्द यहाँ पर पिकअप किए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा है, ताकि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे जरूर सही करें, क्योंकि अभी ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए गुप्त काल से फ्रेम किया है। यहाँ पे पहले हम इसको अर्थ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा उत्तर सही है। तो महानंद नायक न्याय प्रदान करने वाला। अश्वपति पैदल सैनिक, नरपति घुड़सवार। अश्व क्या होता है? घोड़ा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैदल सैनिक। नरपति क्या होता है? आदमी, तो यहाँ लिखा हुआ है घुड़सवार। तो अगर अश्व यहाँ है तो इसे जरूर यहाँ होना चाहिए था जहां पर घोड़ा है, तो इसको पैदल सैनिक क्यों लिखा है? और अगर नरपति है तो नरपति पैदल सैनिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों युग्म तो गलत हो गए, क्योंकि हमने अर्थ से ही समझ लिया कि इसका अर्थ ही गलत निकल रहा है, तो ये सही कैसे हो सकता है? तो अगर हमारे दोनों गलत हो गए यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बचा, केवल एक। तो इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन टेक्निक से, अगर हमें नहीं भी पता है तो हमने इस उत्तर को सही कर दिया। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही है। अगर हम महत्वपूर्ण कार्यालयों की बात करें तो महानंद नायक हमने जाना था न्याय प्रदान करने वाला होता है। महाप्रतिहार रक्षकों के प्रमुख होते हैं। दुताका उपहार और अनुदान से जुड़े हुए कार्यालय हैं। संधि विग्राहिका शांति और युद्ध मंत्री।
पीलूपति हाथी सवार, पीलू किसे बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं, तो हाथी सवार, अश्वपति घुड़सवार, नरपति पैदल सैनिक, भंडाग्रिका, भंडार का प्रभारी, भंडाग्रिका यानी भंडार, तो भंडार का प्रभारी, अश्वपातालीधिकृत, तो ये अभिलेख और लेखा अधीक्षक। तो इस प्रकार से हमने अपने उत्तर 4 के बारे में जाना। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी शासन काल होता है तो उसका प्रशासन और अर्थव्यवस्था जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से सवाल जरूर आते हैं, तो इसीलिए ये जो दूसरा प्रश्न है वो प्रशासन के बाद अर्थव्यवस्था के बारे में हमने फ्रेम किया है, ताकि अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो प्रीलिम्स में आप उसको जरूर सही कर सके। तो हमारा जो पहला जो कथन है वो क्या कहता है? जमींदार वर्ग महत्तर ग्रामिका और कुटुंबिका प्रभावशाली हो गए क्योंकि भूमि बेचने या भेंट करने के लिए एक प्रतिष्ठित संपत्ति थी। मौर्यों की तुलना में कम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। मौर्य राजा के प्रशासन ने सिंचाई की सुविधा प्रदान की। सिंचित क्षेत्र और असिंचित खीला अपराहत भूमि में भूमि का मापन और वर्गीकरण सुनिश्चित किया। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, कई बार हमें याद नहीं होता, लेकिन जो भी कोई भी काल है तो उससे एक दो चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम याद रखते ही हैं। तो अगर वो कहीं पे पूछ ली जाती है तो अगर हम उसको जान ले तो वहां से हम पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे कि ये कथन आप देखो, मौर्यों की तुलना में कम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। अब मौर्य काल में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा था, तो अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो यानी ये जो कथन है वो हमारा गलत हो गया, क्योंकि मौर्य काल में शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन कुषाण जो हैं उनके समय पर शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे और गुप्त काल से जारी ज्यादा हुए थे। तो ये जो अगर ये टर्म जो है ये याद रख ली तो आप इसे यहाँ से गलत करेंगे। तो जैसे ही कथन 2 गलत हुआ तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और हमारा सही उत्तर हो गया विकल्प सी। तो अगर आपको सारे कथन नहीं भी आते हैं लेकिन आपको एक भी चीज थोड़ी सी भी याद है, आप उसे वहां पर अप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार से आप अपना प्रश्न सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। गुप्तों के अधीन कृषि, व्यापार, वाणिज्य, कला और शिल्प सभी फले फूले, क्योंकि स्वर्ण काल था तो ये जो जितने भी सेक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा उस समय पे इन्होंने आगे बढ़े। राजा के प्रशासन ने सिंचाई की सुविधा प्रदान की। जमींदार वर्ग प्रभावशाली हो गए क्योंकि भूमि बेचने या भेंट करने के लिए एक प्रतिष्ठित संपत्ति बन गई। शिल्पकारों ने उपयोगिता और विलासिता दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया और विशेष शिल्प कौशल जाति निर्माण अर्थात जाति का आधार बन गया। यानी अगर कोई जूते बनाता है तो मोची बन गया, कोई बर्तन बनाता है तो कुम्हार बन गया। तो इस प्रकार से ये जाति निर्माण का आधार बने। श्रेणी ने व्यापार के मामले में शासन करना जारी रखा। आम लोग कौड़ी के गोलों का व्यापार करते थे और कुषाणों की तुलना में कम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो यहाँ पर अगर आपको ये बात याद रहती तो वो वाला कथन हमारा सही हो जाता। अगर ये भी याद नहीं है तो ये अगर मौर्य काल भी ढंग से पढ़ा है हम ना, तो मौर्य काल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि शुद्ध सोने के सिक्के बहुतायत में जारी किए। तो अगर आपको मौर्य काल भी आता है ना तो वहां से भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी सफलता सीरीज के गुप्त काल के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको वीडियो में और क्या क्या चाहिए, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। जो भी कमियां आपको लगती है प्लीज हमें बताएं ताकि हम उन पर काम करें और चैनल हमारा आगे बढ़े। अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।